नमस्कार, मैं सरिता पारिक बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु केपीओ में स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज कविता शिक्षण की विधियों के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि हम बच्चों को बताते हैं कि काव्य क्या होता है। काव्य वो होता है जिसके अंदर की गद्य और पद्य दोनों विधाएं उसके अंतर्गत आती है और उसकी सुंदरता होती है अलंकार। तो काव्य के माध्यम से ही हम पद्य शिक्षण छात्रों को पढ़ा पाते हैं। और जो कवि होते हैं, कविताओं की रचना करते हैं, वो अपने आसपास के वातावरण को देखकर, उसको अनुभूत करके और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ही कविता की रचना करते हैं। तो आज मैं आपको कविता शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। प्रथम है कि गीत और अभिनय प्रणाली। कक्षा के अंदर बच्चों को गीत के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता है और अभिनय के माध्यम से, जैसा कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को उनको अगर हम कोई भी कविता सिखाना चाहते हैं तो अगर हम सीधी सीधी कविता सिखाते हैं तो शायद इतना अच्छे से वो नहीं सीख पाते हैं जितना कि उनको हम अभिनय का साथ साथ अभिनय करके सिखाते हैं। तो वो उस स्टेप को याद रखते हैं, उन शब्दों को उस एक्शन के साथ जोड़ लेते हैं और इस तरह से वो उसको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अभिनय के माध्यम से बच्चों को उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, वो बहुत रुचि लेते हैं उसको सीखने में और उसको बोलने में। इस प्रकार पहले अध्यापक के द्वारा उसका वाचन करके बताया जाता है, अभिनय करके बताया जाता है और फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण करते करते वे उस कविता को पूरा सीख जाते हैं और साथ साथ में उसको अभिनय के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार कविता को पूरे रुचि के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, अभिनय के साथ और सस्वर वाचन करते हुए उसका वाचन करना सिखाया जा सकता है बच्चों को। फिर दूसरा आता है अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली के अंतर्गत बालकों को अध्यापक पहले एक कविता के कुछ पंक्तियों को का स्वस्वर वाचन करके बताता है, फिर उन पंक्तियों का एक एक करके वो अर्थ बताता है और अर्थ बताते हुए बीच में जो भी कठिन शब्द आ जाते हैं उनका भी वो अर्थ बताते हुए चलता है। और वो पंक्तियाँ उसकी जो दार्शनिक उसकी भूमिका क्या रही है, किस उद्देश्य से उस कविता को लिखा गया है ना, ये भी उसके अंतर्गत बताया जाता है ताकि बच्चों को उसका पूरा अर्थ पता चले कि वो किसके बारे में लिखी गई है, क्यों लिखी गई है, और तभी वो बच्चे उस कविता को समझ सकते हैं। अन्यथा बच्चे क्या करेंगे, उस कविता को सिर्फ रट पाते हैं। अगर रटन प्रवृत्ति से हमें बच्चों को दूर रखना है तो हमें बच्चों को उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, तभी वो उस कविता के उद्देश्य को समझ सकते हैं, उसके अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आता है प्रश्नोत्तर प्रणाली। प्रश्नोत्तर प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को अगर टीचर कविता पढ़ा रहा है तो उसको जैसे जैसे वो पंक्तियाँ पढ़कर बताता है और उसका अर्थ बताता है तो उसके साथ साथ उन पंक्तियों से रिलेटेड उसको प्रश्न पूछते चले जाना चाहिए ताकि टीचर को ये पता लग जाए कि किस बच्चे ने कितना सीखा है, कितना ग्रहण किया है। और बच्चों को भी ये अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे भी तुरंत जब टीचर उनसे प्रश्न पूछेगा वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो अपनी समस्या टीचर के सामने रख सकते हैं, उसका अर्थ है वो दोबारा वो टीचर से पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, तभी वो उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर प्रणाली के माध्यम से भी कविता को बहुत आसानी से बच्चों को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली के अंतर्गत जैसा कि बड़ी क्लासेस में होता है कि एक पद्यांश दे दिया जाता है और वो पद्यांश जैसे कबीर, सूर, तुलसी, मीरा किसी का भी हो सकता है, तो उस पद्यांश का पहले तो प्रसंग बताया जाता है कि ये किस कवि ने लिखा है,
किसके बारे में लिखा है, लिखने का उद्देश्य क्या है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। जो पद्यांश दिया हुआ है उसमें किसके बारे में क्या वर्णन किया गया है उसका अर्थ बताया जाता है। और उसके बाद उसमें विशेष के अंदर ये होता है कि इसमें कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कौन से रस और कौन सी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है, उसमें भाषा शैली कैसी है, इन सब का विशेष में बताया जाता है, जिससे कि बच्चा उसका भाव पक्ष और कला पक्ष पूरी तरह से समझ सके। इस प्रकार व्याख्या के माध्यम से टीचर उसी कविता को किसी अन्य प्रसंग को सुनाकर भी उस व्याख्या को समझा सकता है। इस प्रकार व्याख्या प्रणाली भी कविता शिक्षण में बहुत सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट आता है व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली भी व्याख्या प्रणाली का ही एक विस्तृत रूप है और इसमें जो व्यास होते हैं जैसे कथावाचक होते हैं। कथावाचक अगर 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पहले उसका अर्थ बताते हैं, उसको फिर वो किसी अन्य प्रसंग से जोड़ देते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हुए। तो फिर उदाहरण के माध्यम से वो कई प्रसंग, कई कथाएं, कई लघु कथाएं उसके साथ जोड़ देते हैं, ताकि उस कविता को, उस पद्यांश को, उस श्लोक को समझाने के लिए वो उनको कई उदाहरणों के माध्यम से, कई प्रसंगों के माध्यम से जोड़कर और समझा देते हैं। नेक्स्ट है तुलना प्रणाली। तुलना प्रणाली के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो कविता हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी के समान भाव की दूसरी कविता की कुछ पंक्तियां लेकर उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, ये हम उसमें तुलना कर सकते हैं। और तुलना करके और इसके अलावा ये भी कि उस कविता में किसके बारे में वर्णन किया गया है, क्या समाज की परंपराओं के बारे में, क्या समाज में पर्याप्त बुराइयों के बारे में, क्या नारी के बारे में, या कोई नारी शिक्षा के बारे में, कोई भी टॉपिक लेकर जो कविताएं लिखी गई है तो उसके बारे में हम एक कवि की कविता के साथ दूसरी कवि की कविता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम बच्चों को उनमें तुलना करना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है खंडान्वयन प्रणाली। खंडान्वयन प्रणाली के अंतर्गत जो कविता होती है उसको कुछ खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे अगर क्लास में टीचर कविता पढ़ा रहा है तो उसको वो 4 भागों में डिवाइड कर ले और 4 भागों में डिवाइड करके अगर प्रथम पार्ट वो पढ़ा रहा है तो वो पहले उस प्रथम पार्ट से संबंधित कुछ चित्र बताए बच्चों को और चित्र बताकर उनसे रिलेटेड वो प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के पश्चात जब फर्स्ट खंड पूरा हो जाए तब वो सेकंड खंड के बारे में चित्र बताए और उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे, फिर तीसरे खंड के बारे में चित्र बताए और प्रश्न पूछे और फिर चौथे खंड के बारे में चित्र बताए और प्रश्न पूछे। इस प्रकार कविता को 4 खंडों में विभाजित करके उनका पिक्चर बताकर और उन पिक्चरों के माध्यम से प्रश्न पूछकर कविता को खंडों में विभाजित करके और बच्चों को उसका अर्थ बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसका भावनात्मक रूप है वो उनको बताया जा सकता है। तो इस प्रकार उन खंडों को फिर उनका योग कर दिया जाता है और योग करके फिर उसका पूरा सारांश रूप में उसका पूरा भाव, केंद्रीय भाव बच्चों को बताया जा सकता है। फिर है रसास्वादन प्रणाली। रसास्वादन प्रणाली इन सभी प्रणालियों से अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि इसमें टीचर के द्वारा बच्चों को कविता पढ़ाई नहीं जाती है। इसमें टीचर के द्वारा बच्चों को कविता पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कविता शिक्षण के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। उनको उसमें भाव ग्रहण करने के लिए, उसमें रसानुभूति करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है ताकि बच्चे पद्य भाग को पढ़ने में रुचि ले और उसके भाव को, उसके अर्थ को समझ सके।
उसमें रसास्वादन ले सके, उसमें जो छंद अलंकार होते हैं उनको वो समझ सके कि अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, उनकी भाषा शैली पद्य भाग की कैसी होनी चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कई कवि सम्मेलन होते हैं, उसके अंदर जो कवि होते हैं पूरे उत्साह के साथ अपनी कविता को पूरे अभिनय के साथ, पूरे उत्साह और जोश के साथ उसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों को हम कई कवि से सम्मेलन के बारे में बताकर और उनको कई जोश भरी कविताओं को सुनाकर हम उनको कविता शिक्षण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार कविता शिक्षण या काव्य के पद्य भाग को पढ़ने में बच्चों की रुचि बनाने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।